जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेज में। इस समय हम लोग मुख्य रूप से वैसे तो संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं। किसी भी परीक्षा के लिए ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग टेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में टेट से संबंधित जो विशेष करके ऐसे विद्यार्थी परीक्षार्थी जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन नहीं किया है, वो विज्ञान वर्ग के होंगे या कॉमर्स वर्ग के होंगे, कृषि वर्ग के विद्यार्थी रहे होंगे या कला वर्ग के ही विद्यार्थी थे लेकिन संस्कृत को एक विषय के रूप में नहीं लिया है, उनके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है उनके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा। उनको इनमें से हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए विद्यार्थी हैं, संस्कृत को पहली बार टेट के लिए ले रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संख्यात्मक प्रश्नों की दृष्टि से संस्कृत के जो कुछ प्रश्न आते हैं, सीधी सीधी संख्या को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। हर पेपर में आप उठा करके देखोगे यूपी टेट का प्रश्न पत्र जो पुराने हो चुके हैं, तो एक दो प्रश्न उसमें इस तरह से बहुत बार बार पूछे जाते हैं। जो संस्कृत से जुड़े नहीं रहे उनके लिए वो कठिन लगता है, जबकि वो बड़े साधारण से प्रश्न है। आप कोई भी विषय पढ़ते हो तो हर विषय की कुछ सामान्य जानकारियाँ होती हैं। जिन्होंने कभी उस विषय का अध्ययन नहीं किया है उनके लिए वो लगे कि बड़ा कठिन आ गया क्या, कहीं अलग से पूछा गया क्या, क्योंकि हर जगह परिचय सब जगह दिया जाता है, पर छोटे छोटे करके जो प्रश्न बनते हैं उन पर जरूरी नहीं है कि चर्चाएँ हों या कैसे प्रश्न बनते हैं ये वहाँ ना लिखा रहे विस्तार से पुस्तकों में। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे संस्कृत की आप तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय को लेकर के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। आशा है आप सब लोग बढ़िया अच्छे से तैयार करेंगे और ये कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़े। बड़ी आसानी से सारे प्रश्न आपके तैयार होने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रत्ययों की संख्या लिखिए। सुप्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, इस पर अब तक 2 बार पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आइए आज अंतिम रूप से इसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद अभी कुछ शब्द रूप पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ी चर्चा और होगी। तो इसकी संख्या को लेकर के अगर प्रश्न किया गया कि सुप्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत के सभी विद्यार्थी इस बात को जान रहे होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसको आप तैयार कर लीजिए कि सुप प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्ययों की संख्या पूछी गई है। सुप एक प्रत्ययों का समूह है जो शब्द रूप बनाने के काम में आते हैं। राम से रामा, रामो रामा, बालक से बालका, बालको बालका, पिता से पिता, पितरो पितरा, माता से माता, मातरो मात्रा, ऐसे करके 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में सात्विक 21 शब्द बनते हैं। संबोधन को छोड़ दिया जाए क्योंकि संबोधन में प्रथमा लगती है, ये भी आगे आप नोट करिएगा। संबोधन में प्रथमा लगती है तो उसे हटा दीजिए, तो 7 विभक्तियाँ और 7 विभक्तियों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह सात्विक 21 जो शब्द बनते हैं, वह 21 जो शब्द रूप बनते हैं वे सब इन्हीं 21 प्रत्ययों के अलग अलग शब्द। एक शब्द में कोई एक प्रत्यय लगेगा तो एक बनेगा, दूसरा प्रत्यय लगेगा तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप बनेगा, फिर तीसरा प्रत्यय लगता है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बनेगा। ऐसे द्वितीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे करके 7 विभक्तियों के तीनों वचनों के रूपों के लिए अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। तो 7 विभक्ति 3 वचन, 7 तिरिक 21 शब्द होते हैं। तो एक शब्द से अलग अलग जब 21 प्रत्यय लगते हैं तो उनसे 21 शब्द रूप बनते हैं। मतलब एक शब्द का 21 तरीके से प्रयोग होता है अलग विभक्तियों के अलग वचनों में, संबोधन छोड़ करके। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि ये तीसरी चौथी बार चर्चा हो रही है, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ 21 प्रत्यय होते हैं। वो प्रत्यय हैं सु, औ, जस, अम, औट, सस, टाभ्याम, भिस, गेभ्याम, भ्यस, गसभ्याम, भ्यस, गस, ओ, साम, गी, ओ, सुप, ऐसे करके 21 प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों का जो पहला प्रत्यय है 21 में से, वो पहला प्रत्यय है सु और अंत में जो 21वां प्रत्यय है वो है सुप। तो इस पहला प्रत्यय है सु, फिर है औ, फिर है सु औजस, ऐसे करके है, फिर अम है सु औजस, अम, औट, सस, ऐसे करके है, टाभ्याम, भिस, गेभ्याम, भ्यस। पहला प्रत्यय ये है और अंतिम प्रत्यय है गी, ओ, सुप, गी, ओस, सुप। तो इस सुप का पा ले लिया गया और इस पहला प्रत्यय ले गया सु। तो
तो ये सु और ये पा, सु और पा मिलाया गया तो सुप बन गया। तो ये प्रत्ययों का समूह है, 21 प्रत्ययों का एक समूह है। इन सुप प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है, संज्ञा वाले वीडियो में बताया गया था। तो इन सुप प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है, इनकी संख्या कितनी है? 21 है। ये आपको तैयार रखना है 21। किसी प्रकार का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, ये आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या के बाद आगे बढ़ते हैं, वो है तिंग प्रत्यय। जब संज्ञा पढ़ा गया था तो सुप तिङन्तम पदम पढ़ा गया था। सुप और तिंग प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। तो शब्द रूप बनाने के लिए 21 प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, और जो धातु रूप बनाए जाते हैं, पठ से पठत पठता पठन्ति, पठ से पठता पठत पठाव पठावह पठामः, यह जो आप तैयारी करते हो शब्द रूप धातु रूप बनाते हो, तो उनमें वो जो प्रत्यय हैं जो धातु रूप बनाते हैं उन्हें कहते हैं तिंग प्रत्यय। और इसमें भी वही है कि पहला प्रत्यय है तिप, है ना, पहला प्रत्यय है तिप। तिप तस झी सिप थस थ पिप पस मस ता अताम झ थास अथाम ध्वम इड वय महिंग, ऐसे करके अंतिम जो प्रत्यय होता है वो होता है महिंग। ये है महिंग। अब पहला प्रत्यय तिप है, तिप कत्ती ले लिया गया और महिंग का गकार ले लिया गया ग, तो ये जोड़ लीजिए तिंग हो जाता है। अब यहाँ से तिंग से लेकर तिप से लेकर के महिंग तक कुल 18 प्रत्यय हैं। तिप से लेकर के महिंग तक कुल 18 प्रत्यय है। उन 18 प्रत्ययों को एक साथ बोला जाए तो कहा जाता है, उनको तिंग कहते हैं। तिंग प्रत्यय। तिंग क्या है? ये कोई प्रत्यय नहीं है, बल्कि तिंग उन 18 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप है। जैसे ये सुप क्या है? 21 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप है, उसी प्रकार से तिंग क्या है? 18 जो धातु रूप बनाते हैं, धातु रूप बनाने वाले 18 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप है, जिसे हम तिंग के नाम से जानते हैं। तो इनके कितने प्रत्यय हैं? 18। यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर जो 18 प्रत्यय हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। 9 प्रत्यय है परस्मैपदी और 9 है आत्मनेपदी। ये क्या है आप कहेंगे? परस्मय का मतलब होता है दूसरे, पदी माने शब्द, और आत्मने माने अपने, और पदी माने शब्द पद। ठीक है, जो धातु पद होते हैं वह दूसरों के लिए प्रयोग किए जाए। दूसरों के लिए प्रयोग का मतलब क्या है? धातु का अर्थ होता है क्रिया, धातु माने क्रिया। तो क्रिया जब हो तो क्रिया के फल का प्रभाव जो है वो किसी पर पड़े, दूसरे को मिले। क्रिया कोई की गई, उस क्रिया को भले ही करने वाला कोई दूसरा है। जैसे माँ भोजन पकाती है, कोई कहा कि सह भोजनम पचति, वह भोजन पकाती है। तो जब पचत का प्रयोग किया गया, पच धातु जो है आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों, ठीक है, पचत का प्रयोग किया गया। तो जब परस्मैपदी धातुओं की तरह रूप बनाया गया, पचत का प्रयोग किया गया, तो इससे ये पता चलता है कि जो भोजन बना रही है वो किसी दूसरे के लिए बना रही है। कैसे आप जानोगे? अगर उसका रूप परस्मैपदी प्रयोग किया गया, मतलब पचति पचता पचन्ते लिखा है तो सा भोजनम पचति, सा भोजनम पचति ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा सा भोजनम पचति, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये परस्मैपदी रूप है ना। यहाँ पर ये जो 9 है, पच धातु से यही पहला ते प्रत्यय लगता है, तो पच से पचति बनता है, होगा कि सा भोजनम पचति। इसका मतलब जब ये प्रयोग किया गया तो इससे ये अर्थ निकल रहा है कि ये जो भोजन बनाया जा रहा है ये स्वयं के लिए नहीं बना रही है, बल्कि किसी अन्य के लिए बना रही है। इसका मतलब ये होता है। तो जब दूसरों के लिए कोई कार्य किया जाए, क्रिया का जो फल है, जैसे पचना पकाने की क्रिया की गई, तो इसका जो फल है भोजन के लिए मिल रहा, कर्म के लिए मिल रहा, किसी अन्य के लिए मिल रहा है, तो ऐसी धातुएं परस्मैपदी हैं। जरा इसी को पलट दिया जाए, कहा जाए कि सा भोजनम पचते, इसका परस्मय जो आत्मनेपदी रूप बनेगा वो भी बनेगा। कहा जाए सा भोजनम पचते, वह भोजन मुझे नहीं, भोजनम पचते इतना केवल लिखा हो,
वह भोजन पकाती है या उसके द्वारा भोजन पकाया जाता है, तो यहाँ जब प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब जब आत्मनेपदी का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए भोजन पका रही है, वह अपने लिए भोजन पका रही है। तो आत्मनेपदी की जो क्रियाएं होती हैं, आत्मनेपदी धातुएं, इनसे बने हुए जो पद होते हैं उनकी क्रिया का फल कर्ता स्वयं होता है, मतलब वो अपने लिए कार्य कर रहा होता है। और यही चीज है कि दूसरे के लिए कर रहा है, ठीक है। जब दूसरे के लिए करेगा तो इसका मतलब वो परस्मैपदी, अगर परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया गया है, प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है और उससे जो धातु रूप बने हैं, तो इसका मतलब होगा कि वह दूसरों के लिए कार्य कर रहा है। और जब उसका आत्मनेपदी प्रत्ययों का प्रयोग है तो इसका मतलब ये होता है कि वह अपने लिए कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुएं होती हैं, प्रत्यय होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं अलग अलग। दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए तो वह परस्मैपदी है, अपने लिए प्रयोग हो रहा हो तो आत्मनेपदी प्रयोग होता है। तो इनकी संख्या को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि परस्मैपदी प्रत्यय कितने हैं, परस्मैपदी प्रत्यय कितने हैं और आत्मनेपदी प्रत्यय कितने हैं। तो दोनों ही 9 हैं और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो तीसरा प्रश्न बनेगा कि तिंग प्रत्यय कितने हैं। 9 परस्मैपदी प्रत्यय और 9 आत्मनेपदी प्रत्यय, ये परस्मैपदी है। तिप तस झी सिप थस त विप पस मस, ये 9 परस्मैपदी हैं। और ता ताम झ था शथाम धूम और इट वही महिंग, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये आत्मनेपदी हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इनकी संख्या हो जाती है 18। तो 3 प्रश्न यहाँ आपको मुख्य रूप से तैयार रखने हैं। क्या कि तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है 18, फिर परस्मैपदी प्रत्ययों की संख्या कितनी है 9, आत्मनेपदी प्रत्ययों की संख्या कितनी है 9। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल आसान सा है, ये आप पीछे आपको बताया गया है, फिर एक बार सुन लीजिए। वो है उपसर्गों की संख्या को लेकर के किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, विशेष करके नए बच्चे हैं। ये संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक बार पूछा भी जा चुका है, अपने यूपी टेट में तो पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो वहाँ ध्यान रखिएगा, उपसर्गों की संख्या 22 है, ना 19 है, न 21 है, न 23 है, न 24 है, कोई नहीं, एक निश्चित संख्या है, वो है 22। तो इसको आप तैयार रखोगे। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी है, हिंदी में जब आते हैं बहुत सारे बन जाते हैं, उसमें संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, अन्य भाषाओं के कई सारे उपसर्ग आए हैं। लेकिन संस्कृत में जो है वो 22 उपसर्ग हैं, 22 के अतिरिक्त कोई नहीं है, न 23वां है, न एक कम, न एक कम, न एक ज़्यादा। तो ये संख्या आप याद रखोगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बनता है बहुत बढ़िया, ये हिंदी जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए अक्सर ये भ्रम पैदा करता है कि कारक कितने हैं। ठीक है, हिंदी में चूंकि कारक की संख्या अधिक है, कारक वहाँ 8 के 8 माने गए हैं, और अपने संस्कृत में क्या है, ये जो प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न जो बनेगा साथ में मुख्य शब्द जुड़ा रहेगा, ये लगभग संभावना है, और नहीं भी जुड़ा रहे और पूछा जाए आपसे कि संस्कृत में कारक कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत में कारक 6 हैं। हम आप जब पढ़ते हैं तो 7 पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 7 कारक पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब पूछा जाता है कारक कितने हैं तो ये 7 नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तब 7 नहीं लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे, 6 लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे एक और प्रश्न लिखा है, कौन सा कारक मुख्य कारक नहीं है। इन 7 कारकों में से जो आपका संबंध कारक है, आगे लिखा हुआ है संबंध कारक है, वह मुख्य कारक नहीं माना जाता। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सा कारक मुख्य कारक की श्रेणी में नहीं आता। तो संबंध कारक जो होता है वह मुख्य कारक की श्रेणी में नहीं आता। तो 2 प्रश्न आपके कारक को लेकर के, संख्या को लेकर के बन जाएंगे। एक कि कारक की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 7 नहीं लिखना है आपको,
कितने लिखने हैं? 6 वाला टिक करना है। यही प्रश्न जब हिंदी में आता है कारक कितने होते हैं, तो वहाँ संबोधन को भी जोड़ करके 8 कारक माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण के साथ साथ संबोधन को भी वहाँ कारक माना गया है। लेकिन जब यही प्रश्न मैं फिर बता रहा हूँ कि जो है यहाँ संस्कृत में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में कारक 6 ही हैं। आइए हम लोग आगे, और जब पूछा जाएगा, ये मान लीजिए पूछा भाई कौन सा एक कारक नहीं है, मुख्य कारक 6 ही कैसे रह गए, तो संबंध कारक जो होता है वह मुख्य कारक की श्रेणी में नहीं आता, तो संबंध कारक मुख्य कारक नहीं है। फिर अगला प्रश्न बनेगा विभक्ति कितनी है संस्कृत में। ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है और ये शायद सबको पता होता है, जरा सा कोई संस्कृत पढ़ा है नहीं, 6, 7, 8 में तो ये भी बोर्ड वाले पढ़ते ही पढ़ते हैं अनिवार्य संस्कृत के रूप में, या 9, 10 में, 11, 12 में भी अनिवार्य संस्कृत का जब सदरूप पढ़ते हैं तो वहाँ उनको पता रहता है। कारक वहाँ 7 रहते हैं, एक कारक नहीं है, इसको आप जान गए हैं, लेकिन विभक्तियाँ सब जगह 7 रहती हैं। तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर वह प्रश्न पूछते हैं कि विभक्तियाँ कितनी हैं, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियाँ हैं। 7 विभक्तियाँ स्त्रीलिंग के हैं। इनका अगर नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा कि 7 के 7 स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। तो 7 विभक्तियाँ हैं, आया आपने जाना। संबोधन में कोई अलग से विभक्ति लिखी नहीं रहती है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है, करण में तृतीया है, संप्रदान में चतुर्थी है, अपादान में पंचमी है, संबंध में षष्ठी है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, ये बढ़िया एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इस बात को आप सारे लोग ध्यान रखेंगे। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये संख्या को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको बताए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने प्रश्न आपने जाना, ये सब आप नोट्स पर अपने नोट करते रहिएगा ताकि किसी का गलत ना होने पाए। अपने आप संस्कृत बनाओगे नोट्स तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है। हम यहाँ लिखा रहे हैं, आप वीडियो देखते रहिए, अपने आप नोट्स बनाते रहिए। आइए और बढ़ते हैं। संस्कृत में आपसे पूछ सकते हैं कि संस्कृत में पुरुष कितने हैं, संस्कृत में पुरुष कितने हैं। तो ये चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे संस्कृत में पूछा जाए, 3 ही होते हैं, बस नाम को लेकर के थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, एक आप जानते हैं प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक उत्तम पुरुष होता है। इस पर लेकर के एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे आपको पुरुष से संबंधित। तो एक कर्ता चक्र बनता है, सहतौ ते त्वं युवां युवम अहम आवाम वयम, अनुवाद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उससे संबंधित एक अलग से वीडियो ही हम आपको इस पर बनाएंगे आगे चल के। अभी आप देखिए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं। संख्या पूछी जाएगी तो आप ध्यान रखना। यहीं पे आपसे हो सकता है पूछें, वैसे वो इतना कहाँ जाएंगे, लेकिन दे सकते हैं विकल्प में कि पुरुष की संस्कृत से कौन सा पुरुष नहीं माना जाएगा, संस्कृत में कौन सा पुरुष नहीं है। अब लिख लिया प्रथम, मध्यम, उत्तम, आगे कुछ और बना के शब्द दे दिया, या दे देंगे इनमें से सभी, है ना। प्रथम पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष भी होता है, उत्तम पुरुष भी होता है, चौथा विकल्प दे देंगे इनमें से सभी। प्रश्न बन जाएगा संस्कृत में कौन सा पुरुष होता है या कितने पुरुष माने गए हैं। तो प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, है ना। चौथा विकल्प आपको मिल जाएगा इनमें से सभी। तो ये तीनों पुरुष माने गए हैं, तीनों पुरुष हैं। पुरुष होते क्या हैं ये अभी आपको विस्तार से आगे बताएंगे, समय मिलेगा तो। लेकिन ऐसे संक्षेप में जान लीजिए कि जिनके विषय में हम बात करते हैं, हम और आप मिलके 2 लोग बैठे हैं, किसी के विषय में हम बात करते हैं, वो व्यक्ति जा रहा है, वो व्यक्ति आया कि नहीं आया, किसी अन्य से हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम 2 आपस में छोड़ करके किसी अन्य के विषय में बात करें, किसी दूसरे के विषय में, तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मतलब एक वाक्य में समझो कि जिसके विषय में बात की जाए, किसी अन्य के विषय में,
जिसके विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ये परिभाषा भी याद रखिएगा, क्या पता छोटा सा प्रश्न पूछ ही लें कि जिसके विषय में बात की जाती है वो कौन सा पुरुष होता है। विकल्प दे देंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आप वाक्य नोट किए रहिए, क्या कि जिसके विषय में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो हम और आप मिल के बात कर रहे हैं तो किसी अन्य के विषय में करेंगे, और बार बार आप देख लेंगे मेरे मुख से निकल रहा है अन्य। यही जो अन्य है इसी को हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। संस्कृत में, हिंदी में प्रथम पुरुष नहीं कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वहाँ प्रथम पुरुष नहीं कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ये अंतर आ जाता है हिंदी और संस्कृत में, ठीक है। तो प्रथम पुरुष हो गया। अभी मध्यम पुरुष को क्या हुआ, तो हम जिससे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए छोड़िए, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष होता है। हम जिसके विषय में बात करते हैं वो प्रथम पुरुष है, माने किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं तो वह प्रथम पुरुष है। और हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है। और हम जो बात कर रहे हैं, मतलब बात करने वाला जो मुख्य व्यक्ति जो बात कर रहा है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात कर रहा होता है वह उत्तम पुरुष होता है। तो ये आपके 3 पुरुष से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये प्रश्न इससे छोटे छोटे करके पूछे गए हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये जरूरी है आप इसको तैयार रखिए। बहुत साधारण से प्रश्न, सरल से हैं। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने हैं, तो ये आप जानते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये किसी से गलत नहीं होगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसी 3 से संबंधित एक और प्रश्न है, वो क्या है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। सभी भाषाओं में, ठीक है, जितनी भाषाएं हैं उनमें 2 ही वचन हैं। हिंदी में भी, अन्य भाषाओं में भी 2 ही वचन हैं, एक वचन और उसके बाद बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर आपको 3 वचन मिलेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। एक ये बढ़िया सा प्रश्न बन जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बढ़िया सा प्रश्न बनता है, उसको भी जरा ध्यान दीजिए। संस्कृत में लकार कितने हैं। ये जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनसे ये गलती हो सकती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में लकार कितने हैं। तो हम आप देखे होंगे कि 6 से लेकर के मान लीजिए इंटर तक अनिवार्य संस्कृत में आपने पढ़ा है, तो सब जगह पर मुख्य रूप से जो 5 लकार हैं उन्हीं की चर्चा होती है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, संस्कृत स्नातक वगैरह नहीं पढ़ते, वो इस बात को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में लकार अगर पूछे जाएं तो 10 हैं लकार, ठीक है। जो 5 लकार हम आप पढ़ते हैं वो तो मुख्य लकार हैं ही, इनके अतिरिक्त 5 और लकार भी हैं जो हम आप नहीं पढ़ते। हम आप मतलब इंटर तक जो हम आप पढ़ते हैं, चाहे 9 से लेकर 12 तक अनिवार्य संस्कृत में, या 6, 7, 8 में जो जूनियर की पुस्तकें हैं संस्कृत की, वहाँ पर हालांकि कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसमें आप पहले ही पढ़ेंगे जहाँ पे धातु रूप शुरू होते हैं, तो वहीं पर आप देखेंगे पहले ही पेज पर बाकायदे 10 लकारों के नाम दिए गए हैं और संख्या भी लिखी है कि 10 लकार होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार हम आप 6 से 12 तक पढ़ते हैं। तो जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है एक विषय के रूप में आगे स्नातक में, उनके लिए ये 5 ही लकार उनके ध्यान में रहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें आपको। अच्छा, जैसे लकारों का प्रयोग किस काल में होता है, इसको लेके प्रश्न आएंगे, तो आप मान चलिए कि चूंकि इंटर स्तर तक का ही पूछा जाता है तो 5 ही लकार आएंगे। अभी हमको उनको याद रखना है कि किस लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। लेकिन लकारों की संख्या को लेकर के प्रश्न अगर आ गया
तो आप ध्यान रखिएगा, आपको 10 लकार लिखने हैं, 5 लकार नहीं लिखने हैं। तो कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर जो है ये इसमें पूछा जाए कि हाँ किस लकार का प्रयोग किस काल में है, तब हमें आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमको आपको 5 मुख्य रूप से तैयार करने हैं। वैसे अच्छी बात है, सब तैयार रहें, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है अधिकतम याद करना, लेकिन हम आपको यहाँ 5 बता रहे हैं, उन 5 को आप लिख लीजिए। कई लोग आप जान भी रहे होंगे, वो क्या है कि वर्तमान काल के लिए जो है किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल के लिए आप सभी जानते हैं लट लकार का प्रयोग किया जाता है। सबसे सरल यही लकार शुरू में जब पढ़ते हैं आप, कक्षा 6 में आते हैं, वहीं से अपने यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो कक्षा 6 से लेकर के आगे तक जो सबसे सरल लकार लोगों को लगता है वो लट लकार ही रहता है, वही लगभग सब लोग याद भी करते हैं। मैं बहुत सहज पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ कि जहाँ भी पढ़ो तो बड़ी जल्दी से जो सब याद करते हैं सबसे पहले वो लट लकार, ये तो पहले नंबर पे लिखा रहता है हर जगह पर, सबसे पहले इसी की चर्चा होती है। तो आप ध्यान रखना, अपने यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछे गए, टीजीटी में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं सरल से। एक आध प्रश्न 125 प्रश्न आए थे, एक प्रश्न एक स्तर तो रहता ही है, 15-20 प्रश्न 25 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कोई भी कर ले जाए, जरा संस्कृत पढ़ा तो कर ले जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान रहता है, लेकिन चूँकि जो प्रश्न पत्र बनते हैं त्रिस्तरीय बनते हैं, एक वो कि हाँ लगभग लोगों को सामान्य जानकारी हो, सामान्य प्रश्न कर ले जाएं, एक वो जो थोड़ा ठीक ठाक अध्ययन हो, और एक भाग हमेशा प्रश्न पत्र का ऐसा रहता है कि जो गहन अध्ययन जिसने किया है वही वो कर पाता है, और वहीं से हमेशा मेरिट बनती है, वहीं से उत्तीर्णांक बनता है कि हाँ भाई टीजीटी या पीजीटी में कोई गहन अध्ययन करने वाला है तो वही उन प्रश्नों को कर पाता है, अन्यथा सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये सरल वाले 5 लकार हैं उनको लिख लेना है। बाकी आप जानते हैं लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लंग, ये 10 लकार होते हैं। हमें आपको मुख्य रूप से इंटर स्तर तक 5 है तो उन्हीं का अध्ययन करना है। तो वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार हो गया? लट लकार हो गया। इसके अतिरिक्त जो है भूतकाल के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि भूतकाल की क्रिया के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको आगे बताएंगे, जब धातुओं का परिचय कराएंगे तो ये चीज़ बताएंगे, पहचानो कैसे। आप वैसे तो 10 लकार पढ़ने हो तो फिर एक ऐसी ट्रिक है कि 10 लकारों में तो नहीं वो लागू होती है, लेकिन जो 5 ही लकार हम आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये ट्रिक लागू होती है। लंग लकार की विशेषता ये है कि पहला जो अक्षर होगा वो कोई छोटा आ ही रहता है। 4 शब्द दिए गए कि कौन सा लंग लकार का रूप है, अगर ये पूछा जाता है, और 4 शब्द दिए हुए हैं कि अधोलिखित में से कौन सा लंग लकार का धातु रूप है, तो आप समझिए कि अ से शुरू हुआ है सो आ से छोटे आ से अगर शुरू हुआ है तो वो शब्द आपका लंग लकार का ही होगा। आइए तीसरा देखते हैं, वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो भविष्यत काल के लिए कौन सी क्रिया का लट लकार का प्रयोग, कौन सी लकार का प्रयोग होता है? लट लकार। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताएं, अभी आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लट लकार जिसको याद हो जाता है उसको आसानी से लिट लकार भी तैयार हो जाता है। इसमें और इसमें जैसे अक्षर जब आप देखेंगे, वर्तनी देखेंगे, तो प्रायः ये होता है कि बीच में जो है ये दंत सा और या फिर मूर्धन्य सा और या इतना आ जाता है, अंतर बिल्कुल मेल खाता रहता है। लट लकार जैसे याद हो जाता है तो लट लकार याद करना आसान रहता है। जिसको लट लकार याद होता है वो लट लकार बड़े आराम से तैयार कर लेता है। ये अगर नहीं तैयार है तो ये तैयार करने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ये तैयार हो गया लट लकार, वैसे ही लट लकार के रूप तैयार हो जाते हैं। अभी हम आपको बाकायदे ट्रिक बताएंगे कैसे आप तैयार करो, ठीक है। 2 प्रश्न अक्सर जो है धातु रूप से आते हैं। धातु रूप को लोग छोड़ देते हैं, जो मेन है संधि समास ये पढ़ते रहते हैं कि ये सब आएगा, और पता लगा कि 2 प्रश्न आपके धातु रूपों से आ जाते हैं, 2 प्रश्न आपके शब्द रूपों से आ जाते हैं। तो अभी आगे हम आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे, वो नियम नहीं है, क्योंकि आप लगभग लोग ट्रिक से पकड़ेंगे तो जल्दी से आपका तैयार हो जाए। याद करने तो अच्छी बात है, याद आप करते ही रहोगे, सब तैयार करना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो विस्तार से अगर नहीं आता है तो ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन परीक्षा को लेकर के कुछ ट्रिक होते हैं, जब अभी धातु रूप की चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा। 3 लकार हो गए। इसके अतिरिक्त एक होता है आज्ञा अर्थ में। आज्ञा अर्थ में कौन सा लकार होता है? तो आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है।
आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। और एक आपसे पूछ सकते हैं कि चाहिए अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। आइए 2 प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद आज के इस वीडियो को हम लोग रोकेंगे। वो क्या है, जैसे जो धातुएं हैं, अभी चर्चा हुई ना, धातु रूपी चर्चा हो रही, धातुएं हम आप पढ़ते हैं, तो धातुएं लगभग कितनी हैं, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न जब बनेगा तो लगभग में बनेगा, इस संख्या को लेकर के नहीं बनेगा। तो धातुओं की संख्या कितनी है, धातुओं की संख्या कितनी है, तो लगभग 2000, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में संख्या 1900 क्या 72 74 ऐसे कुछ करके यहाँ शुरू होता है, 89 तक 90 तक जाता है, तो लगभग 2000 में उत्तर इसका होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 2000, जैसे लगभग 2000, लगभग 4000, लगभग 5000 ऐसे आपको विकल्प दे सकते हैं। तो धातुओं की जो संख्या है वो लगभग 2000 है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो एक बार जूनियर पूछा गया, हालांकि प्रश्न जो है कठिन हो गया था लोगों के लिए, सब किसी के लिए भी कठिन हो सकता था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, उसमें पूछ लिया गया था कि एक धातु जो है किस गण की है। तो ये जो 2000 धातुएं हैं, इन्हें 10 गणों में बांटा गया है। गण माने होता है समूह, ठीक। आपसे पूछ सकते हैं कि धातुओं से संबंधित गण कितने हैं। गण माने समूह, माने जो 2000 धातुएं हैं, इनको अलग अलग 10 गणों में बांटा गया, 10 भागों में बांटा गया है। और उसका बात करने का उद्देश्य ये है कि उसकी जो पहली धातु है, जो पहली धातु एक कोई है, जिसे पहला है भुआदि गण है, तो भुआदि माने भू आदि, भू आदि माने भू धातु से भवद्य कैसे बनता है, यह प्रक्रिया आप पूरी समझ जाओगे। भू धातु से बनने वाले जो सारे शब्द धातु रूप हैं, उसको अगर आप समझ जाते हो तो उसी के जैसे लगभग 1035 के आसपास धातुएं हैं, उनके रूप बनते हैं। सबसे बड़ा गण ये माना जाता है। अभी आपको 2 प्रश्न ये भी लिखने हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, धातुओं से संबंधित गण कौन है। पहले गण याद रखिए, गण माने समूह। ये जो 2000 धातुएं आपकी हैं, इनको 10 भागों में बांटा गया है कि हाँ ये इस गण के अनुसार भुआदि गण है, तनादि गण है, रुदादि गण है ना, ऐसे करके बांटा गया है। उसका उद्देश्य होता है कि एक उसकी मुख्य धातु होती है, उस मुख्य धातु को अगर रूप बनाना आप जान गए कैसे बनता है, तो उसी की लगभग वैसी ही उस गण में जितनी भी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं के रूप बनते हैं। तो पूछ सकते हैं कि संस्कृत में धातुओं के गण कितने हैं, या धातुओं से संबंधित गण कितने हैं, या संस्कृत धातु की दृष्टि से गण कितने हैं, या संस्कृत धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो 10 भागों में बांटा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब वो जो 10 गण हैं, उसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि धातु गण जो हैं, धातु गण हैं, उनमें सबसे बड़ा गण कौन है। धातु गण में सबसे बड़ा गण कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा गण जो है वो है भुआदि गण, इसको आप नोट कर लीजिए, भुआदि गण। इसमें लगभग 1035 धातुएं हैं, लगभग 1035 धातु। और सबसे छोटा गण कौन सा है, तो तनादि गण है, इसमें 10 ही धातुएं हैं। तो ये 2 प्रश्न जो है आपके और बन जाएंगे, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गण भुआदि गण है, सबसे छोटा गण तनादि गण है। क्या है, ये जो 2000 धातुएं हैं, इन्हीं को 10 भागों में बांटा गया है। तो आज इस वीडियो में आपने लगभग 15-20 के आसपास ऐसे प्रश्न तैयार किए, जो छोटे छोटे प्रश्न संस्कृत के एक परिचयात्मक जैसे रहते हैं कि हाँ संस्कृत का जो पढ़ रहा है उसको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कितनी धातुएं हैं, कितने लकार हैं, कितने पुरुष हैं, कितने वचन हैं, वचन हैं तो कौन कौन से हैं, पुरुष हैं तो कौन कौन से हैं, ये आपने देखा है ना। और प्रत्यय जो होते हैं वो पिछले वाले वीडियो में चर्चा हो चुकी है, लेकिन मुख्य रूप से सुप्रत्यय कितने हैं, तिंग प्रत्यय कितने हैं, तिंग प्रत्ययों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 9 परस्मैपदी 9 आत्मनेपदी, तो परस्मैपदी धातुएं कितनी हैं,
आत्मनेपदी परस्मैपदी प्रत्यय कितने हैं और आत्मनेपदी प्रत्यय कितने हैं, और दोनों को मिला के 9 संख्या होती है, दोनों जोड़ दीजिए तो 3 प्रत्यय बनता है, ये आपने देखा। और उपसर्गों की संख्या देखा। इसमें आपने कारक के विषय में जाना कि कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं, जबकि हिंदी में आप पढ़ते हो तो 7 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में मुख्य कारक 6 हैं। और कौन सा कारक मुख्य कारक के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका संबंध कारक जो है वह मुख्य कारक के अंतर्गत नहीं आता। ये आपने जाना। लकार 10 होते हैं, ये आपने जाना। जो संस्कृत पढ़ते रहते हैं स्नातक, उन्हें विधिवत पता रहता है, लेकिन जो संस्कृत को एक विषय के रूप में नहीं लेते हैं उन्हें ये बात ध्यान नहीं रहती है। अब यहाँ सुपर टेट में तो 5 प्रश्न आने ही आने हैं संस्कृत के, तो इसलिए आप इस चीज़ को तैयार करते रहिएगा। और जो संस्कृत विषय को लेकर के टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि लकार 10 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम आप इंटर तक 5 पढ़ते हैं। उन 5 में पाँचों लकारों, जो 5 लकार हैं, उनका प्रयोग किस काल में किया जाता है, इससे संबंधित अभी यहाँ प्रश्न लिखे गए थे। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्यत काल के लिए लिट लकार, आज्ञा अर्थ में लोट लकार और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण करीब 15-20 प्रश्न हुए। आशा है आप सबको ये सब समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।